Hello, friends, and welcome to Art with Gaurav. Today, we dive deep into the digital realm of sculpting and 3D character art with a rising talent who's bringing iconic film and comic characters to life like never before. Join us as we uncover the artistry behind his stunning creations. दोस्तों, अनलॉकिंग क्रिएटिविटी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अक्षय जैन, जो डिजिटल स्कल्पटिंग के फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अक्षय से, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनके स्कल्पचर्स की एक झलक। हाय। यस, हाय। हेलो अक्षय। हाय गुड सर। हाय, कैसे हो हाय। आप? बस मैं बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बढ़िया। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच कि आपने आज टाइम निकाला और ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए आप तैयार हुए। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा मोस्ट था वेलकम। आपके साथ एक एपिसोड करना, बिकॉज आपका जो आर्ट है, जो 3D स्कल्पटिंग है, वो बहुत ही कमाल का है, जैसा कि अभी हमने शोरील में देखा भी। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप ने शुरुआत कैसे की, लाइक 3D स्कल्पटिंग के फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कहाँ से शुरुआत हुई? इसका इंटरेस्ट एक्चुअली मैंने खुद ने डेवलप किया था। मैंने जब मैं जब एक्चुअली डिग्री कर रहा था, मतलब एनिमेशन मल्टीमीडिया में, तो मुझे मैं ऑनलाइन एक्चुअली आर्टवर्क्स देखता था लोगों के। हम्म, तो उस टाइम कुछ आर्टिस्ट थे, एक डैनियल बेल था और एक राफेल ग्राफिटी थे। तो ये सब अब्रॉड के आर्टिस्ट हैं जो कि ब्राजील से हैं या फिर मतलब किसी और स्मॉल कंट्री से, या जैसे वहां से हैं। तो इनका आर्टवर्क देखता था, तो मुझे उस कल्ट को देखकर ये फील होता था कि ये आई थिंक किसी मतलब डिफरेंट मीडियम में क्रिएट कर रहे हैं। तो एक ZBrush जो सॉफ्टवेयर है उसका मुझे पता लगा। तो उस टाइम तक आई गेस जो डिजिटल जो एक स्कल्पटिंग का जो एक सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट ही हुआ था जब हम एनिमेशन मल्टीमीडिया कर रहे थे। तो मैंने खुद से अपना इंटरेस्ट लेना इसमें स्टार्ट किया और मैंने खुद ने ही इसमें वीडियोस देखे, एक्सप्लोर किया। तो वहां से मुझे इसका दिखा कि आई थिंक यही फ्यूचर है, क्योंकि जो डिजिटल स्कल्पटिंग है और एक होता है कि जैसे डिजिटल कुछ मॉडल करना, वो डिफरेंट हो जाता है और स्कल्पटिंग पूरा डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने देखा कि इसमें पूरा डिफरेंट जोन है पूरा वीडियो गेमिंग को लेकर और वैसा। तो इनिशियली मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ मतलब आया। उस टाइम तक मैं जस्ट ऐसा ड्राइंग करना जो डिग्री का प्रोसेस था मेरा, जब हम डिग्री कर रहे थे, वो उस टाइम की बात है। इस तरह से इंड्यूस हुआ मैं कि हाँ ये भी कुछ है जिसको मैं देख सकता हूँ। बिकॉज जब आप कुछ ड्राइंग करते हो तो आप एक एक्स और वाई एक्सिस पे करते हो, और जब डिजिटल स्कल्पटिंग करते हो तो उसमें एक डेप्थ आ जाती है। तो उसमें जो एक जेड एक्सिस होता है वो भी होता है, तो चीज और भी लाइव दिखती है। तो वो मेरा था एक उस तरफ मैं झुका ज्यादा, मैंने उसमें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया वैसा। अच्छा, तो इसमें आपने क्या पहले ट्रेडिशनल स्कल्पटिंग भी आपने की हुई है या फिर आपने सीधा डिजिटल मीडियम में एक्सप्लोर किया? नहीं, इसमें इनिशियली ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर अगर किसी का रहा हो जो रियल क्ले से काम किया किसी ने सपोज पहले, उसके लिए इसमें एंटर होना और भी मतलब आसान हो जाता है। इनिशियली उसको जैसे उस टूल को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। जो ब्रशेस होते हैं ZBrush के, स्कल्पटिंग के, जो लाइक डिजिटल ब्रशेस है वो पूरे डिफरेंट है जो अब ट्रेडिशनल जो ब्रशेस होते हैं उसके मुकाबले। तो पर अगर उसका जो नॉलेज है, जो उसने अब तक स्कल्प किया है रियल लाइफ में, जो उसने रियल क्ले पे काम किया है, वो उसको डेफिनेटली वहां पर अपना वो जल्दी कैचअप कर पाएगा फॉर्म्स के अंदर और शेप्स के अंदर। पर मतलब मैं ऐसा नहीं रहा, मेरा एक्चुअली कोई उस टाइप का बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मैं स्ट्रेट कट जो डिजिटल स्कल्पटिंग में ही आया। तो मैंने एनाटॉमी स्टडी किया अपना पहले, तो
जो भी जो भी उनको देख देख के एनाटॉमी स्टडीज करना और उसको प्रैक्टिस करना, लाइक डिजिटली कट करना ब्रशेज, जो उसमें जो कुछ डिजिटल जो ब्रशेज अवेलेबल रहते हैं, और उसके मतलब एक मतलब साथ साथ में मैं जो जो रियल क्ले के जो स्कल्पचर्स के जो वीडियोस होते हैं मैं वो भी देखता था। अच्छा। कि जो जो एक्चुअली स्कल्पटिंग आर्टिस्ट हैं जो रियल क्ले से काम करते हैं उनको भी देखता था मैं कि वो इस तरह से उसको जैसा स्कल्प कर रहे हैं या जो भी है, क्योंकि वैसे ही प्रोसेस एक तरीके से डिजिटल होता है, बस वो टूल अलग है, वो एक एक डिजिटल मीडियम है। तो यस, तो मैंने यहाँ से भी पिक किया और वहां से उसको ट्राई किया। वो मेरा वो एक मेरा डिफरेंट अप्रोच है, और मतलब जो एक डिजिटल आर्टिस्ट है उनका सबका अपना अपना डिफरेंट अप्रोच है काम को करने का। मैंने वैसे स्टार्ट किया, तो मेरा बुक्स है जो रिसोर्स मटेरियल है मेरा, मैंने वो पढ़ा, और जो रियल आर्टिस्ट हैं जो स्कल्प करते हैं रियल मतलब रियल क्ले से उनको देखा, और उसके बाद में उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो प्रोसेस उतना ही रहता है, उतना ही टाइम लगता है। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कल्पटिंग का जो प्रोसेस होता है उसका एक्सपोजर किसी ना किसी तरह से होना ज़रूरी है, चाहे आप खुद करके देखें या आप वो प्रोसेस देख के समझें और उसको डिजिटली अप्लाई करें, क्योंकि एक 3D फॉर्म को समझना, और चाहे वो आप कैरेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई और हार्ड सरफेस मॉडलिंग कर रहे हैं, तो एक 3D स्पेस का और 3D फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है उसमें, चाहे वो फिर डिजिटल मीडियम हो चाहे ट्रेडिशनल हो। मतलब ये वेरी करता है, मतलब जो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, मतलब अगर उसका ऐसा उसके पास में इतना स्कोप है, उसके पास अगर टाइम है, ठीक है, उसके पास अगर रिसोर्सेज हैं स्पेंड करने के लिए, उसके पास अगर उतना बजट है कि वो क्लासेस ले सकता है, जो जो रियल क्ले मीडियम की, या जैसे स्कल्पटिंग क्लासेस अगर वो ले सकता है, रियल क्ले के साथ में खेल सकता है, तो वो खेले, तो एक्चुअली काम करे तो अच्छा रहेगा। अब अगर नहीं है, अगर उसको ट्रेड कर डिजिटल, उसके पास लैपटॉप है बेसिक अगर कुछ मतलब स्क्रीन मॉनिटर वगैरह सब है, अगर उस पर भी काम करता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके वो उसके एक्चुअली मतलब इंटरेस्ट पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना कैचअप करता है उसमें। हाँ जी। जो ट्रेडिशनली ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स बनाते हैं, उनके लिए भी मेरे ख्याल से काफी आसान रहेगा ट्रांजिशन करना, अगर उनको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक स्कल्पचर की, तो वो 3D बिल्कुल मीडियम पे और बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए ये काफी अच्छा स्कोप है। बिल्कुल वो तो जल्दी आपका ग्रैस्प कर पाएंगे, प्रोसेस, और उनके जो स्ट्रोक्स है वो भी दिखेंगे। तो आपका एक जनरल प्रोसेस क्या रहता है, मतलब आप शुरुआत कैसे करते हैं? सपोज मान लीजिए आपने कोई, हाँ, आपने सपोज कोई कैरेक्टर आपने चूज किया है, मान लीजिए वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई आइकॉनिक कैरेक्टर है, कोई कॉमिक कैरेक्टर है, कोई किसी फिल्म का कैरेक्टर है, या आप अपने इमेजिनेशन से बना रहे हैं, तो उसमें पहला प्रोसेस क्या होता है? क्या आपके पास रेफरेंस होता है उसके लिए, आप कुछ रिसर्च करते हैं, और उसको किस तरह से आप, मतलब सॉफ्टवेयर में शुरुआत करने से पहले का कोई एक बैकग्राउंड प्रोसेस है? हाँ, बिकॉज ये अगर आप अगर मतलब रियल क्ले से भी काम कर रहे हैं, या अगर आप डिजिटल क्ले से भी काम कर रहे हैं, तो ब्लॉकिंग जो मेन एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है। और ब्लॉकिंग तो एक सेकेंडरी स्टेप आ जाता है। मेन पहले तो रिसर्च होती है कैरेक्टर को लेकर। अब सपोज अगर मैं कुछ भी कैरेक्टर स्टार्ट करता हूँ, मुझे कुछ माइंड में कैरेक्टर आया, तो मैं स्ट्रेट कट बैठ के स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे पास में कुछ डेटा नहीं है उस लेकर। मतलब मुझे बहुत ही जो डेटा है वो बहुत ज्यादा एक्चुअली वो लिमिटेड और ब्लर डेटा है, तो मुझे ब्लर जो माइंड में जो ब्लर है उसको निकालना पड़ेगा। तो इंटरनेट पे पूरा उसके रिगार्डिंग कुछ रेफरेंस मैप कलेक्ट करता हूँ, उसका बिल्डअप कैसा कैसा उसका, आपका ऑडियो थोड़ा सा उसके कट रहा एलिमेंट्स है है अच्छे। उसके पास में अगर। हाँ, हाँ, अभी हाँ, ठीक है। एक बार अभी देखना। ठीक है ना? हाँ, तो उसमें जैसे मैं उसका प्रॉपर जैसे रेफरेंस कलेक्ट करता हूँ पहले इंटरनेट से अपना। मेरा जो भी कैरेक्टर, सपोज अगर मैं स्पाइडरमैन क्रिएट कर रहा हूँ, तो स्पाइडरमैन का कितना लेंथ है, उसके जो भी उसका जो डिजाइन है, जो मेशिस है, स्पाइडरमैन का जो नेटिंग है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्लोजअप रेफरेंसेस कलेक्ट करता हूँ। और अगर मुझे उसको किसी बेस पे ऐसा मतलब शो ऑफ करना है कि वो किसी बेस पे है, कि वो कहीं पे वॉर कर रहा है,
नीचे कुछ ऐसा बेस है जो पूरा डिस्ट्रक्टिव बेस है, उसमें कुछ रोड के एलिमेंट्स है, ब्लॉक्स है, और उसमें ब्रिक्स है, या उसमें आई थिंक कोई मतलब कुछ रोबोटिक आर्म है, या डॉक्टर ऑक्टोपस की आर्म है जो उसके विलन से वो लड़ रहे हैं, तो उसके एलिमेंट्स मैं डालूंगा। तो मुझे भी जो विजन है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्लर है, तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ रेफरेंस कलेक्ट करूंगा पहले, और मतलब रेफरेंस कलेक्ट करने के बाद में उनको पूरा कंपाइल करूंगा एक दूसरे सॉफ्टवेयर में, उनकी इमेजेस है उनको एक पूरा कंपाइल करके प्रॉपर उनका नेमिंग कन्वेंशन करूंगा, ठीक है। तो उसमें आप या तो चाहे मतलब इरफान व्यू जैसे मैं यूज करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है इरफान व्यू, जो आप जिसमें मतलब इमेजेस वगैरह इरफान ओपन व्यू, करके प्रॉपर, हाँ जी हाँ जी, ओके या ओके। आप मतलब एडोब फोटोशॉप के अंदर भी आप पूरा इमेजेस कंपाइल कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरा बेस का कॉन्सेप्ट है, तो अब बेसिस की जो फोटोज है सारी की जो डिस्ट्रक्टिव रोड्स होती है, या ब्रोकन रोड्स होती है, या ब्रोकन ब्रिक्स, या जो रियल बैग्स होते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स एक जगह कंपाइल किए। स्पाइडरमैन के कुछ क्लोजअप्स के मैंने एक जगह कंपाइल किए फोटोज, उनको नेमिंग कन्वेंशन करता हूँ, तो प्रॉपर एक सेक्शन मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आगे मैं डिस्टर्ब ना हूँ काम करते टाइम पे, मुझे देखना ना पड़े बार बार, मैं उसको ओपन करूंगा सीधा अपना काम करने बैठूंगा एवरी टाइम जब भी मैं काम करूंगा। तो ये मेरा नंबर 1 स्टेप रहता है, और उसके बाद फिर मैं ब्लॉकिंग करना स्टार्ट करता हूँ इन ZBrush और इन माया। तो मतलब ओके। उसमें मैं अपना ब्लॉकिंग करना स्टार्ट करता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे करता हूँ, मतलब 2 घंटे में निकालता हूँ, सब देखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ, उस पर और काम करना शुरू करता हूँ, अगर मैं उससे ठीक लगता है। ऑब्वियसली बात है उसमें इंप्रूवमेंट्स होंगे, तो मुझे इनिशियली बेसिक स्टेज मिल गया पूरा, तो जो मेरे ब्लर विजन था उसको मैंने स्क्रीन पे मैंने ब्लॉक्स में निकाल लिया, वैसा मेरा रहता है स्टेप उसके अंदर। तो अगर आप जो डिजिटल स्कल्पटिंग, या अगर आप अगर रियल क्ले से भी काम करो, तो उसमें भी ब्लॉक्स ही बनाते हो पहले आप, पूरा क्ले लेकर उसको आप फिर चिजल करते हो, और प्लेन्स के साथ आप मतलब पूरा निकालते हो, प्लेन्स के बाद फिर आप उनको डिफाइन करते हो, फिर शेप्स डिफाइन करते हो, वैसे स्टेप काम बाय डिजिटल स्टेप आप जो उसमें ये जो क्ले डिटेलिंग ऐड रेफरेंस, करते हैं जी। यस यस ओके यस, ओके। तो रिसर्च का पार्ट और एक प्रिपरेशन करना, ब्लॉकिंग, रेफरेंसेस कलेक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपने बोला। और कुछ यस सॉफ्टवेयर यस आप यस, यूज कर सकते हैं उन इमेजेस को या रेफरेंसेस को अरेंज करने के लिए, उनको प्रॉपर बिल्कुल, नेमिंग करने के लिए, ताकि आप आसानी से एक एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर रेफरेंस ले पाए। तो सॉफ्टवेयर आपने बताया इरफान व्यू, और मेरे हाँ जी ख्याल हाँ से जी, एक प्योर रेफ करके भी एक सॉफ्टवेयर है जो हाँ हाँ इसी हाँ, चीज सॉरी में मैं वो मदद बताना भूल करता है। गया, वो काफी ओके। इजी है, वो और भी इजी रहता है, हाँ जी, वो हाँ। लाइक बिल्कुल सीमलेस काम करता है उसमें वो, मतलब इजी रहता है और भी काम करना, पूरा हम्म, कलेक्ट कर लेता है डेटा आपका। हाँ। क्योंकि आपको जरूरी नहीं है एक, जो भी आप मॉडल बनाना चाह रहे हैं, जो भी आर्ट वर्क बना रहे हैं, उसके लिए एक ही बार में आपको रेफरेंस मिल जाए। आपको बहुत अलग अलग हाँ, चीजों का यस रेफरेंस यस यस कलेक्ट यस, करना पड़ता है, फिर वो सभी आइडियाज को आप प्रोसेस करके और अपने उसमें यूज बिल्कुल। करते हैं। ओके। हाँ, इवन इसमें मैं ऑलराइट। जैसे एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा, सपोज अगर मुझे अगर कुछ स्टिल इमेज मैंने देखा इंटरनेट पे, मुझे पसंद आया हम्म स्टिल इमेज हम्म किसी का, मतलब किसी हम्म लाइक सपोज कि सुपरमैन का कैरेक्टर है, और मुझे उसका एक फोटो पसंद आया, हम्म, एक्शन में है सपोज, हाँ मुझे उसको एज इट इज हाँ बनाना है सपोज, तो भी मैं हाँ रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा उसके आजू बाजू, हाँ कि हाँ, मतलब वो उसका लेंथ आपको फिर एक भी ही मुझे व्यू से देखना दिख रहा पड़ेगा, है। मैं सिंगल, हाँ मैं सिंगल फोटो पे काम नहीं कर सकता। वो उस टाइम हो सकता है जब आप काफी एक लेवल पे आ जाएं स्कर्टिंग करते करते, तो आपका उतना ब्रेन हम्म ओपन अप हो चुका है कि आप हम्म एक सिंगल इमेज से भी काम कर सकते हैं। स्टिल उसमें भी कुछ आर्टिस्ट मतलब रेफरेंस मतलब कुछ रेफरेंस रिसर्च करते हैं और कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ही काम हम्म करने बैठते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है, वो अच्छा रहता है। मतलब आपको हर एक व्यू से उस पर्टिकुलर पोज का बिल्कुल, रेफरेंस चाहिए, ताकि यस आप सर, उसको स्कल्प्ट कर पाए तरीके से। ओके। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आपने बताया कि आप माया और जीब्रश का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यस यस एग्जैक्टली, ओके। तो माया में आप बेसिक वो ब्लॉकिंग करते ज्यादा हैं। रहता है। हाँ, उसमें मेरा बेसिक ब्लॉकिंग मतलब रहता है, या जैसे सपोज के पास कोई वेपन है, या हम्म कुछ भी एक एलिमेंट्स है जो मैं उसमें इजीली डिजाइन कर लेता हूँ,
लोग कुछ आर्टिस्ट मतलब स्टेट लाइक जिब्रिश में भी कर लेते हैं, बट मैं उसमें प्रेफर करता हूँ, मेरा उस पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। तो वो अपना अपना एक मतलब वो उनका अपना अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जिनको मतलब जो इजी लगा उसमें कर लिया है वो पोज सर। बट उसमें ज्यादा कंट्रोल होता है मुझसे, तो मैं उसमें करता हूँ। पर कुछ आर्टिस्ट उसमें अभी भी प्रेफर करते हैं कि इन माया में जैसे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ वेपन है या कुछ उस आर्मर का डिजाइन है सपोज, मतलब कोई करेक्टर है जिसके पास आर्मर है, या बेसिक अगर ब्लॉकिंग भी करनी है, सपोज के पास कोई पाउच है, तो मैंने उसका एक बेसिक पाउच का स्ट्रक्चर मैंने फटाफट क्रिएट कर दिया, तो ब्लॉकिंग में मुझे काफी मदद मिल जाती है, उसमें मेरा टाइम कम जाता है, और मैं ओके। फटाफट एलिमेंट बना के उस पर बिठा देता हूँ कि ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो वो मुझे इजी रहता है देखने में, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है मेरे करेक्टर की, ब्रेकिंग्स आते हैं करेक्टर में, तो मेरा वहाँ टाइम कम जाता है और मैं जल्दी डिसाइड कर पाता हूँ कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो आपको कितना टाइम लगता है एक पूरा कैरेक्टर स्कल्प्ट करने में? वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें मतलब कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, और कॉम्प्लेक्स पोज है या स्टैंडिंग पोज है। जैसे आपने मेरा काम देखा होगा तो उसमें वो मैंने लोगन बनाया हुआ है, उस तरीके से करके खड़ा है, उसके क्लोज क्लोज बाहर है और वो स्टैंडिंग ऐसा करके खड़ा है, तो उसमें जस्ट, तो उसमें अगर मतलब अगर मैं खुद से करने जाऊँ तो मतलब लाइक 2 वीक्स मतलब लगेंगे मुझे ना। अगर ओके। मैं रिलैक्स होके भी करता हूँ तो 2 वीक्स मैक्सिमम लगेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स पोज है, थोड़ा सा बैठा है और थोड़ा मतलब एक्शन में है कि एक जैसे एक सिटिंग आपका पोज में आगे की तरफ ऐसा बोले क्राउच। हाँ हाँ हाँ, जैसे आपका एक बैटमैन बिल्कुल का जो उसमें। स्कल्पचर था उसमें काफी डिटेलिंग था और हाँ जी, हाँ जी। पोज भी उसका अलग था। हाँ हम्म। हाँ, उसमें उसमें मुझे दो इनफैक्ट जो महीने कम से कम बेस लग जो गए थे आपने पूरा बनाया है करने ना, में। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप जैसे आप कह रहे हैं 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स अगर लग रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप पर डे इसमें कितने आवर्स आप उस पर काम कर रहे होते हैं? 6 से 8 घंटे का मेरा काम रहता है उसमें, जैसे अगर मैं अगर बैठता हूँ तो छः से रोज छह छः घंटे से के आठ आसपास। घंटे हाँ, 6 से 8 घंटे, क्योंकि फिर मतलब 6 से 8 घंटे के बाद मैं खुद भी पूरा, मेरा वो पूरा अंदर से वो लाइक ब्लॉक हो जाता है, मतलब आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, या मैं भी खुद भी ड्रेन हो जाता हूँ, मुझे भी ब्रेक की नीड पड़ती है। तो बिल्कुल 6 घंटे भी बिल्कुल। मैं लगातार नहीं बैठता, या फिर 8 घंटे भी मैं लगातार नहीं बैठता। हम्म पर कभी कभी मूड बन जाता है, जो आर्टिस्ट का एक टेंसी होता है कभी कभी कि पूरा क्रेजी हो जाता है, तो वो फिर वो क्या बैठा रहता है, रात भर बैठा रहता है, तो हम्म उस तरह से भी कभी होता है, बट 6 से 8 घंटे मेरा मिनिमम टाइम स्पेंड रहता है पूरे दिन में। और वो या तो तो कभी मैं रात को भी लगभग बैठ जाता हूँ या कभी मैं वैसा। हम्म जी। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 80 to 90 आवर्स कम से कम एक कैरेक्टर इस लेवल पे अगर डिटेलिंग आप कर रहे हैं तो उसको स्कल्प्ट करने में टाइम लगेगा इतना, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तब है जब आप ऑलरेडी उस पे काम करते आ रहे हैं और आपका प्रैक्टिस हो गया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो गया है। शुरुआत में शायद ज़्यादा टाइम लगता होगा, बिल्कुल। तो वो एक हाँ फेज़ बिल्कुल, जो इनिशियली है मुझे काफी उसमें टाइम लगता था। हम्म। तो वो उस फेज में आपने मतलब अपने आप को कैसे पुश किया कि आप कैसे मोटिवेटेड रहे कि क्योंकि जब जब आप सीख रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और स्कल्पचर और एनाटॉमी की जो स्टडी है वो अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, रेपिटेशन आपको बहुत करना है उस चीज़ का। तो वहाँ पर कभी कभी आर्टिस्ट बिल्कुल। गिव अप कर देते हैं या उन्हें लगता है कि ये शायद नहीं हो पाएगा उनसे, तो आपने कैसे किस तरह से आपने अपने आप को पुश किया? मैं स्ट्रेट कट अच्छा काम बनाने तो नहीं पॉसिबल, बिकॉज़ आप वो नहीं कर सकते एकदम से। हुँ, लाइक डे 1 पे आप एकदम से उठे और आपने हुँ, हुँ, ज़ीब्रश और आपने स्कल्प्ट करना स्टार्ट हाँ, किया और आपने मास्टरपीस निकालना शुरू कर दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हुँ, तो एक इट्स लाइक कि ध्यान जैसे कि बैठ के पूजा करने वाला काम तरीके से, कि हुँ, आपको लॉन्ग आवर्स लगते हैं, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। आप चाहे खुद आर्टिस्ट हो, ड्राइंग आप कर रहे हैं या डिजिटल मीडियम कर रहे हैं या आप क्ले से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप वुड वर्किंग भी कर हुँ, रहे हैं, तो एक हुँ, एक लॉन्ग स्पैन के बाद ही वो रिजल्ट आता है। बीच में अप्स एंड डाउन रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि डिमोटिवेशन भी होता है कि बहुत बार रिजल्ट नहीं आता, फेड अप हो जाता हूँ, मैं भी खुद फेड हुँ, अप होता था, मैं इवन आज भी कभी कभी फेड अप हो जाता हूँ। आज भी कुछ ऐसे हुँ, मैं कुछ कैरेक्टर बना रहा होता हूँ तो उसमें अभी भी कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे elements होते हैं जो मैं crack नहीं कर पाता कभी ऑन द स्पॉट, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। पर जब हुँ, मेरे इनिशियल फेसेस में था तब मैं ब्रेक नहीं
मैं तब ना डिमोटिवेट हो जाता था एक्चुअली, ब्रेक तो क्या डिमोटिवेट होके छोड़ देता था कि अभी नहीं करूंगा, 2 दिन के लिए ऑटोमेटिकली ब्रेक हो ब्रेक गया। हो जाता था। फिर हम्म। हाँ, खुद से ब्रेक हो जाता था पूरा ऐसा। हम्म। और मैं खुद अकेला भी रहता था एक तरीके से, तो ज्यादा कोई बात करने के लिए भी नहीं होता था। तो हम्म। बेसिकली खुद को फिर से पुल करना, और फिर बैठ के मतलब खुद को फिर से अंदर से इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मैं आर्टिस्ट लोगों का काम देखता था, कभी उनसे बात भी करता था, उनको अपना काम भी दिखाता था कि सर आप ये मेरा काम देख सकते हैं क्या, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं क्या। तो वो रिव्यू करते थे, वो फिर मुझे कुछ पॉइंटर्स देते थे। तो उससे एक बहुत हिम्मत हम्म। रहती थी कि हाँ, एटलीस्ट आर्टिस्ट जो है, जो आर्ट कम्युनिटी है, जो अब्रॉड से आर्ट कम्युनिटी है, कुछ आर्टिस्ट गुरजीत सिंह है, मैं काफी इंस्पायर हूँ उसके काम से। मतलब गुरजीत सिंह इस इंडस्ट्री में है, स्टैचू स्कल्पटिंग, हम्म। वीडियो गेम्स के अंदर। तो हम्म। उनके आर्टवर्क से काफी इंस्पायर हुआ हूँ जब मैं अपने इनिशियल जो डेज थे मेरे, या फिर जो राफेल ग्राफिटी है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हम्म। और तो इनके काम को देखकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे आगे पुश करते थे कि अभी के लिए थोड़ा सा डाउन है फेज, अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, और एनाटॉमी हम्म। वगैरह स्टडी करना, मतलब जो लाइक रेगुलर बेसिस पे, लाइक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बैठ के, मतलब लगे रहना, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज हम्म। मैं जो रियल मतलब रियल क्ले पे मैंने काम नहीं किया, तो मेरे लिए जो भी सब था, मेरा पूरा जो भी मेरा बर्निंग था, मेरे ब्रेन का जो हम्म। बर्निंग किया मैंने, वो डिजिटल मीडियम पे ही हम्म। किया मैंने। और वो काफी मतलब एग्जॉस्टिंग होता है, वो हम्म। इजी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आर्ट बैकग्राउंड से वैसे नहीं है, जो कि आर्ट बैकग्राउंड से नहीं, उसके लिए काफी एग्जॉस्टिंग है पूरा इनिशियली क्रैक से स्टार्ट करना, विदाउट एनी मतलब कुछ, मतलब आपको लोकल में कुछ गाइडेंस नहीं है बेसिकली। हम्म। तो खुद को आगे पुश करते रहना काफी मेजर स्टेप है, एक मेजर मतलब एस्पेक्ट है। हम्म। तो वही किया मतलब लर्निंग और लर्निंग फेज में आपको कहीं ना कहीं वो तपस्या या वो स्ट्रगल वाला जो पार्ट है वो कवर करना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल आपका बिल्कुल, आप बैकग्राउंड उससे है बच नहीं उस तरह सकते। का तो अच्छा है, हाँ। या तो आप ऑलरेडी करके आए हैं उसमें, मान लीजिए आर्ट का हाँ बैकग्राउंड है, फाइन आर्ट्स किया है, स्कल्पचर किया है, सब कुछ किया है, फिर आप डिजिटल हाँ मीडियम में आ रहे हैं, तो भी आप ऑलरेडी वो स्ट्रगल करके आए हैं, तो हाँ। थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और आई थिंक उसके बिल्कुल। जो हाँ रिजल्ट्स हैं या जो आउटकम जो होता है उस एफर्ट का, उस मेहनत का, वो हमें नजर आता है काम में, जो फाइनली जैसा आपका काम हाँ। हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें काफी मेहनत नजर आती है और थैंक यू। दिखता है कि आप काफी टाइम से कर रहे हैं और एक अच्छा आउटपुट अब निकाल पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें और एक चीज और बोलूंगा। हाँ, इसमें एक चीज और बोलूंगा कि मतलब कि आई एम स्टिल लर्निंग। और ऐसा नहीं कि मैं जस्ट वीडियो के लिए बोल दे रहा हूँ, या जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। ये एक्चुअली बोलूंगा कि मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ, अभी भी मैं एनाटॉमी हम्म। अभी सीख रहा हूँ, बिल्कुल। अभी भी देखता हूँ मैं लोगों के काम, और उसमें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी नहीं बंद होगा, हम्म। ये कभी नहीं बंद हम्म। होगा। ये उस टाइम बंद होगा जब मैं इस फील्ड से निकल जाऊंगा, वही इन केस आर्ट फील्ड में तब ये तो बंद हम हो कहते जाएगा, हैं और जब तक मैं अगर इस फील्ड में हूँ अ- तो ये रहेगा। हाँ, जैसे बिल्कुल किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तब तक ही है जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जिस दिन छोड़ेंगे बिल्कुल। उससे ब्रेक लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउन आना शुरू हो जाता है। तो ये तो खैर यस। लर्निंग भी और practice भी, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है यस अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। बिल्कुल। यस यस। ओके, तो एग्जैक्टली आपके लिए, आपके हिसाब से अभी तक जैसे जो जो आपने कैरेक्टर्स पे वर्क किया है, जिस तरह के स्कल्पचर्स बनाए, उनमें आपका फेवरेट कौन सा है? और उसका फेवरेट होने का कारण क्या है? मतलब आपको कौन से कैरेक्टर पे काम करना सबसे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा पसंद आया, या सबसे ज्यादा लर्निंग आपको उसमें मिली? अच्छा। अम, एक तो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने एक मतलब दो तो मेरे वैसे फेवरेट हैं, क्योंकि मुझे उसके जो रियल स्टैचूज है वो मुझे क्लाइंट से मिले। वो लोगन और एक अच्छा। आयरन फिस्ट। जो आयरन फिस्ट है जो हम्म। वन लेग पे स्टैंड है, जो हम्म। जो लाइक कंग फू पोज में खड़ा है बेसिकली, हम्म। वो हम्म। मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मेरा वो नंबर 1 स्कल्प्ट था।
और फिर मैंने जो लोगन बनाया था, जो कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, जस्ट उसके आर्म्स इस तरह से है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके मुझे 2 रियल स्टैच्यूज मिले मुझे, तो काफ़ी वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो मेरा मेहनत, और अभी जाकर मैं 2 स्टैच्यूज, मुझे अब्रॉड से 2 स्टैच्यूज मिले, काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। काफ़ी खुश था उस दिन मैं। और जो लर्निंग वाला फेज़ था, वो मतलब कि जैसे एक लर्निंग में जैसे मुझे काफ़ी इंस्पायर किया जिस कैरेक्टर ने, वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं, उन सब में रहा है। बिकॉज़ हर एक में कुछ ना कुछ नया है सीखने के लिए। मसल्स का जो स्ट्रेच होता है, या वो उसका जो एटीट्यूड कैप्चर करना है, उसकी आईज़ को कैप्चर करना है, उसकी स्माइल कैप्चर करनी है, या उसका जो रूथलेस जो नेचर है कैरेक्टर का, सपोज़ अगर, या वो डेडली कैरेक्टर है काफ़ी, वो कैप्चर करना मेरे लिए मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर मेरे उसमें ऐसा रहता है कि उसको उसके जो रियल ट्रेट्स हैं उसको वो देना, वो काफ़ी ज़रूरी है। गोस्ट राइडर तभी जो मैंने बनाया था मेरा, जो ऐसा बंदूक पकड़ के खड़ा है सपोज़, वो काफ़ी मेरे लिए रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एलिमेंट है उसमें। उसमें एक्चुअली 2 कैरेक्टर आ गए हैं, कि एक उसका वो खुद कैरेक्टर है, और उसके नीचे एक एनिमल है। तो और उसको पोज़ में डालना, वो काफ़ी मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, एक्चुअली स्ट्रगलिंग था। उस टाइम काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बट मैं नहीं, करता गया, उसमें पुश भी करता गया, इन द एंड निकला। अच्छा। घोस्ट राइडर जी। वाला जो स्कल्पचर है वो भी काफी लाइक डायनामिक है, और उसमें काफी डिटेलिंग नजर आती है। और उसके लिए तो आपको हाँ जी। शायद एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था 3D टोटल की तरफ से। हाँ, वो भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, मैंने जस्ट डाला था और हम्म। यस। ओके ओके। तो इनफैक्ट बाकी भी कैरेक्टर्स जो भी आपने मेंशन किए, और जैसा आपने बताया कि उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी और उसका जो एक्सप्रेशन है या मूड है वो स्कल्पचर में झलकना चाहिए। तो उसके लिए छोटी यस। छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको बहुत बारीकी से काम करना होता है। उसका जेस्चर कैसा है, उसका पोज कैसा है। और क्योंकि यस। मेरे ख्याल से शुरुआत में जो लोग भी मॉडलिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग, या अगर इनफैक्ट ड्राइंग भी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रहती है। एक कैरेक्टर कोई अगर पोज में खड़ा है तो वो बहुत एक रिजिड पोज लगता है जनरली। उसके अंदर जो एक हुँ। एक ईज आना चाहिए, या फिर एक जो भी एक इमोशन और एक एक मूड जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। कभी कभी उसको यस। लाने के लिए आपको सिर्फ कुछ एंगल्स पे वर्क करना है, आपको उसका हाथ थोड़ा सा रिलैक्स्ड करना है, या उसकी गर्दन, एग्ज़ैक्टली। उसका जो हम कहते हैं वेस्ट लाइन पे थोड़ा सा एंगल सेट करना है। तो ये बारीकी वाली जो चीजें हैं, ये बिल्कुल। आई थिंक बहुत धीरे धीरे समझ आती हैं। और आपने बताया कि आपको उन कैरेक्टर्स के जो फिजिकल स्टैच्यूज हैं वो भी मिले हैं, यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल, बिल्कुल मिल रहा डिजिटल डिजिटल मीडियम से निकलकर और बाहर फिजिकल मीडियम में आ गया है। तो वो 3D प्रिंटिंग है। के थ्रू एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। करते हैं। 3D प्रिंट के थ्रू वो हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। मिलते हैं। ओके। तो वो तो यस, अपने आप में एक यस, यस। अलग ही मेरे जो क्लाइंट्स एक्सपीरियंस हैं होता उनके है, थ्रू। आपने जो सामने वो बहुत। कैरेक्टर को देखना फिजिकली। अभी आपके पास है कोई कैरेक्टर जो आप हमें दिखा सकें, आपके डेस्क पे अभी या कहीं? मतलब फ़िलहाल जो मैंने जो नहीं, अभी मैंने जो 2 बनाए थे वो तो नहीं है, वो तो मेरे घर पे हाँ, हैं। हाँ, बट ओके, ये 2 स्टैच्यूज़ हैं जो मुझे वैसे मिले थे, लाइक मेरा जो काम डाला था उसके ऊपर, तो ये एनाटॉमी स्टडी ओके, के ओके। लिए, तो ये 2 कैरेक्टर्स थे। तो वाओ! ये थे, और ये भी काफ़ी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, हुँ, कि ये भी हमेशा ड्रीम रहा था कि मेरी पे इस तरह का एनाटॉमी कर सकता हूँ बैठे। हुँ, हुँ, तो ये लोगों तो ये लोगों के मैंने टिप्स देखे थे, जो आर्टिस्ट है एक्चुअली अब्रॉड के, उनके देखता था, उनके वीडियो से देखता हुँ, था इस तरह के। मैंने कहा मेरा भी हुँ, रहेगा एक हुँ, दिन, और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है। आप अभी हुँ, उस मुकाम पे पहुँचे नहीं हो, पर जब पहुँचोगे तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा, ऐसा मेरा मानना था। और मेरा काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता है खुद को लेकर। मैं भले कितना भी डाउन हुँ, रहूँ, पर मैं अपना जो बिलीफ है वो मेरा ऑप्टिमिस्टिक रहता है इन द एंड ऑफ द डे, कि इसको होना है, इसको करना है। हुँ।
वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। वो यही मेरे ख्याल से यही बिलीफ है जो आपको आगे ले जाता है। अदरवाइज काम नहीं हो पा रहा है या आपको स्ट्रगल हो रहा है, आपको चैलेंज आ रहा है, उसमें बहुत से लोग जो हैं गिव अप कर देते हैं। या फिर यस। एक बहुत मेजर फैक्टर होता है क्रिटिसिज्म। जब आपके काम पे कुछ लोग अगर कुछ कमेंट कर रहे हैं, आपको किसी तरह का फीडबैक दे रहे हैं, उसको भी पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपके इनिशियल इयर्स में जब आप काम सीख रहे थे, तब आपको कुछ क्रिटिसिज्म मिलता था? आप किस तरह से डील करते थे उससे? तो मैं आज भी हूँ, मैं आज भी लर्निंग हुँ, फेज़ में ही हूँ। बट जब मैं इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज़ हुँ, में था, हुँ, तो मैं कुछ भी बनाता तो मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर जो कुछ मेरे लोकल्स में जो कुछ सीनियर थे मेरे, उनको मैं अपना काम दिखाता था हुँ, कि ये सर अगर आप ज़रा एक बार मेरा काम देखना। और मैं दिखाता था तो उनसे मैं पूछता था इसमें जो भी क्या है पॉइंट्स है, जैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। और अगर कभी कुछ नहीं मिलता था किसी से रिव्यू या किसी से क्रिटिक, तो मैं खुद को ही काम को मतलब रिव्यू करता था और एनालाइज़ करता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हुँ, उसको लाइक मार्क करना और उसको उसको वो लाइक रीडू करना, उसपे रीवर्क करना, जो भी मसल्स है, बोन्स है और जो रेशियो है एनाटॉमी के अंदर, सब हुँ, स्टडी करना। फिर ऑनलाइन जो कम्युनिटी है आर्टिस्ट की, उसमें मैं विजिट करता था। मतलब जस्ट इन लाइक फेसबुक था मेन मीडियम, फेसबुक पे मैं कनेक्ट करता था। जो हुँ, बाहर के आर्टिस्ट हैं, उनका काम देखता था, या फिर जो आर्ट सेशन है, जो बहुत बड़ा हुँ, आर्ट का प्लेटफ़ॉर्म है, उसको मैं रेगुलर मतलब विज़िट करता था। और उनके काम को देखकर, उनके उनके आर्टवर्क को सेव करके, उसको देख के, हुँ, उसको मैं एक्चुअली एग्ज़ैक्ट मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जो उनका काम है, उसको मैं सेम कॉपी करता था। मैं खुद स्कल्प्ट करता था। तो ये बहुत अच्छी हुँ, एक्सरसाइज़ है कॉपी करना। हुँ, आपका हुँ, डेवलप होता है। एक मसल जो होती है ब्रेन में, वो डेवलप होती है कि स्ट्रोक्स जो आप चलाते हो, स्कल्प्ट करते हो डिजिटली, हुँ, वो हुँ, आपका डेवलप होता है। जब आप किसी का काम भी हुँ, अगर कॉपी करते हो तो। हुँ, उसमें कोई बुराई है और वो ज़रूरी है एक्चुअली। जब आपके पास कोई बैकग्राउंड ना हो, आपके पास में किसी का गाइडेंस ना हो, लाइक मतलब आपके आस-पास में, तो फिर आप ऑनलाइन इस तरह से कर सकते हो। ये एक अच्छी एक्सरसाइज़ है कि हुँ, किसी का बनाया हुआ काम कॉपी करना। बिकॉज़ उसके अंदर आपको उसकी वैल्यूज़ दिखी है काम की, हुँ, तो आप उसी को रेप्लिकेट करते हो। बिल्कुल। तो अच्छा एक मसल मेमोरी अगर बनती है अगर बेसिकली। अगर आप समझ के उसको कॉपी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई पकड़ में आएँगी कि अच्छा ये इस आर्टिस्ट ने इस तरह से ये प्रोसेस को अप्रोच किया है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो खुद ही खुद के क्लियर डाउट हो खुद जाता ही क्लियर हो जाते हैं। जहाँ पर आप कभी-कभी स्टक हो रहे थे, तो वो आपके है। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप 2 स्टेप आगे आ जाते हैं लाइफ में। हुँ। अपने में भी 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें डिजिटल मॉडलिंग या स्कल्पटिंग में आपने क्या शुरुआत से ही कैरेक्टर मॉडलिंग पे फोकस किया या फिर उससे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स या एनवायरनमेंट? मतलब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि कोई अगर शुरुआत कर रहा है, कोई एक आर्टिस्ट है जो अभी डिजिटल स्कल्पटिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए पहली चीज़ हुँ, क्या हुँ। होगी जो वो ट्राई कर सकता है? क्योंकि डायरेक्टली कैरेक्टर पे शुरुआत करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जस्ट टू ईज़ इनटू द प्रोसेस क्या चीज़ें पहले बनाई जा सकती हैं? किस तरह से शुरुआत की जा सकती है? हाँ, मैं मेरा तो जब मैं एक्चुअली मतलब एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा डिग्री में, मैं हुँ, डिग्री कर रहा था। तो अ, उसमें तो जो एक सिलेबस रहता था, उनका जो उनका एक शेड्यूल रहता था, उसकी मतलब एनिमेशन करना है, या जो एलिमेंट्स होते हैं, सपोज़ कोई व्हीकल डिज़ाइनिंग है, या कोई हुँ, प्रॉप डिज़ाइन है, या फिर कुछ एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग है, वो भी हुँ, किया था मैंने। उसमें भी अच्छा, उस टाइम के हिसाब से अच्छा था मैं। पर मुझे कभी उसमें हुँ, लाइफ़ नहीं दिखी एज़ सच। मेरा ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक जो स्टफ़ है, उसकी तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था। किसी चीज़ हुँ, में लाइफ़ वैसे देखना, मतलब जो है ना, जो एक एक मसल फ़ॉर्म है, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना। तो वहाँ हुँ, से मैंने फिर शिफ्ट की, करना शुरू किया। मुझे किसी ने बोला नहीं, किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। मैंने खुद ने ही
इंस्टॉल किया और मैंने किया। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बोला यार इसमें स्कोप नहीं है, बट बट मुझे पता था कि वो चलने वाला है। ये डिजिटल जो स्कल्पटिंग है, स्पेशली इन ZBrush, ये पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा मार्केट में। और वही हुआ। तो मैं ठीक है बैठ गया बोट में, ऐसा कह सकते हैं। और अगर अभी इनिशियली किसी को तो वो जो टाइम और अभी जो टाइम, क्योंकि उस टाइम पर उतना मटेरियल नहीं था ऑनलाइन अवेलेबल, बहुत आर्टिस्ट को या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, मतलब कोर्सेज तो नहीं है पर कंटेंट काफी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस अभी आर्टिस्ट काफी हो गए हैं, मतलब इंटरनेशनली और मतलब इंडिया में भी, कि जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। इट्स लाइक अभी उतना मुश्किल नहीं है, बट वो है कि खुद को पहले इसमें डालना पड़ेगा कि मुझे करना है। स्टेप तो वहीं से पहले लेना पड़ेगा, पर अब ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दैट टाइम। वो चीज एक है, और प्रैक्टिस तो जो रहेगी वो तो रहेगी, कि ऐसा नहीं है कि आप कि अगर कोई आर्टिस्ट है और वो बोल रहा है कि मुझे आज कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है और वो मतलब कि विद इन अ वीक बन गया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तो वही का वही रहेगा, पर उसको जल्दी गाइडेंस मिल जाएगा, उसको जल्दी रिव्यू मिल जाएगा, जल्दी उसको लोग कुछ सिखाने मिल जाएंगे अपने आसपास। ये एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। हाँ, आज के टाइम में जो एक कम्युनिटी है और जो रिसोर्सेज हैं हमारे फील्ड वो में, एक्चुअली फैले हैं पहले से, वो बहुत काफी बढ़ गए हैं, और उसका काफी फायदा लिया जा सकता है अगर कोई सिंसियरली एफर्ट करे तो। बिल्कुल। ओके, तो इसमें आपने जैसे अभी मेंशन किया, कुछ बाहर के आर्टिस्ट्स भी शायद आपके साथ काम करते हैं या आपने उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये कोलैबोरेशन के बारे में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने उनको अप्रोच किया या उन्होंने आपको अप्रोच किया, और कैसे आप लोगों ने साथ में मिलके आगे काम किया? आर्टिस्ट के साथ में तो कोलैब नहीं किया, बट कुछ लोग हैं एक्चुअली अब्रॉड में, उनसे हम कोलैब कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, और कुछ आगे प्लान है, वो जल्दी दिख जाएगा लोगों को। मैं ज्यादा तो रिवील नहीं करूंगा, बट आर्टिस्ट हैं कुछ अच्छे जिनके साथ मुझे कोलैब करना है, और वो मतलब फ्यूचर मेरे ख्याल पॉसिबल हो पाएगा। ओके, बट मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ फिलहाल। अभी मेरा जो रूट है वो वही है। यस, और इस तरह से। ओके, तो अभी आपका फोकस मेनली जो है स्टैचू क्रिएशन में है, जो मतलब आपका डिजिटल स्कल्पचर जो है वो उसका 3D प्रिंटेड फिजिकल वर्जन, उस फॉर्म में आप उसको अल्टीमेटली लेके आते हैं। ओके, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मार्केट आपको इंटरनेशनली ज्यादा नजर आता है, या फिर इंडिया में भी ये चीज अब काफी बढ़ रही है, जो कस्टम स्टैचूज का अगर हम बात करें? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये जो स्टैचूज का जो मार्केट है वो इंडिया में अभी अभी बहुत मतलब स्टार्टिंग फेज में है, मैं ये बोलूंगा। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लोग कलेक्ट करते हैं, पर नंबर ऑफ जो स्टैचूज के जो लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं इस हॉबी में, जो कलेक्टर्स हैं, स्टैचू कलेक्टर हैं, वो बहुत ही कम है। और वो अच्छे हैं काफी, उसमें उनका इंक्लिनेशन है। वो आई थिंक स्मॉल फिगर्स एक्चुअली कलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी वो, और बड़े फिगर्स कलेक्ट करने वाले भी हैं जो रियल स्टैचूज रहते हैं, तो वो कम है, काफी कम है, उनका नंबर्स काफी कम है। हाँ, तो इसका भी जो मार्केट है वो ज्यादा अब्रॉड में ज्यादा अच्छा मार्केट है। मेन तो जो इसका जो मेन जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो इंडिया में तो नहीं है। अभी इंडिया में ग्रो हो रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, बट जो कलेक्टर्स हैं, स्टैचू कलेक्टर्स हैं, जो ये पूरा एक हॉबी है, पूरा कस्टम हॉबी है जो स्टैचूज का, वो अब्रॉड में ज्यादा इसका रहता है कल्चर, तो मैं ज्यादा उसी को टारगेट करता हूँ। ओके, मेरे क्लाइंट सारे वैसे ही रहते हैं। यस यस यस। ओके, ओके, वेरी गुड। तो इंडिया में इसका अभी ट्रेंड
आया नहीं है आप कह रहे हैं, या अभी शुरुआती फेज में है? इसका क्या रीजन हो सकता है? हाँ क्या हाँ आर दीज स्टैचूज वेरी एक्सपेंसिव? क्या ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है 3D यस। प्रिंटिंग की अगर हम बात करें? ओके, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज स्टैचूज क्या प्राइस रेंज रहता है? तो एक्सपेंसिव हो भी है ये, obviously बात है। एक स्टैचू ऑलमोस्ट 1 लाख या 90,000 मतलब रुपीज के आसपास का रहता है, इंडियन 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 करेंसी में। तो हम्म वैसा थोड़ा एक्सपेंसिव हो भी है, फिर उसका शिपिंग का चार्जेस अलग से रहता है, जो कि 20 से 25 मतलब लाइक 20,000 रुपए, 25 मतलब या 25 मतलब हम्म जो रुपए उसके आसपास रहता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है वो भी है। हम्म इसलिए मैं आर्टिस्ट बनाऊं, खुद भी कलेक्टिंग नहीं करता। मुझे स्टैचू मिल थोड़ा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। महंगा शौक है, हाँ, थोड़ा महंगा महंगा शौक शौक है है। थोड़ा सा। पर मेरे ख्याल से जो सीरियस कलेक्टर्स हैं, जो लोग मतलब इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, वो लोग बाय करते होंगे। और ऐसा ऐसे बिल्कुल। लोग शायद बाहर ज़्यादा हैं। और धीरे हाँ धीरे लेट्स होप इंडिया में भी हम इस तरह का एक ट्रेंड देखें, और इनफैक्ट कुछ ओरिजिनल हाँ कैरेक्टर्स जो कि इंडियन फिल्म्स से या इंडियन स्टोरीज से निकल के आए, उनके भी हम लोग इस तरह के स्टैचूज देखें तो काफ़ी अच्छा होगा। और बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम इसमें इसमें अगर हम बिजनेस साइड को देखें, इसमें जैसे मुझे। इसमें हाँ अगर जी। हम बिजनेस साइड को देखें, एक फ्रीलांस आर्टिस्ट का जो एक एक बिजनेस साइड होता है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब क्या उसके लिए आप खुद ही क्लाइंट से पूरा डीलिंग करते हैं, या फिर आप किसी और एजेंट के थ्रू, या कोई और एक हेल्पिंग पर्सन होता है जो आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या इस तरह के जो भी सर्विस मैनेजमेंट का जो जो एक तरीका होता है, वो आपकी हेल्प करने के लिए कोई होता है, या फिर आप डायरेक्ट सारी डीलिंग करते हैं? अभी इनिशियली तो मैं खुद ही करता हूँ डीलिंग सारी, क्योंकि उतना बड़ा एक्सपेंड हम्म, नहीं हुआ है। मैं सिंगल कैरेक्टर एक्चुअली पिक करता हूँ वन टाइम में, या टू कैरेक्टर्स करता ओके। हूँ मैक्सिमम। दो कैरेक्टर पे काम करता हूँ मैक्सिमम, अगर मैं एक टाइम कैरेक्टर पे हम्म काम करता हूँ। तो दो क्लाइंट होते हैं तो मैं खुद ही डील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब इसमें मेन काम का पूरा मतलब आर्ट का रहता है। तो अगर मैं उनको जो उनकी हम्म रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल हो रही है, तो ज्यादा डीलिंग वाला प्रॉब्लम होता नहीं है। इट्स लाइक कि मैंने उनको अपना काम दिखाया, उनका फीडबैक रहता है, और मैं उसको अपडेट करता हूँ, और फिर वैसे रहता है। हम्म, तो मतलब ज्यादा ओके ओके। मतलब मुझे किसी मतलब असिस्टेंट की नीड नहीं पड़ती। आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, फ्रीलांसर बहुत अच्छा रहता है, ठीक रहता हम्म है, मतलब स्मूथ रहता है काम काफी। मतलब अगर एक्चुअली क्लाइंट अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं आती बहुत ज्यादा। हम्म। और अगर वो चीज़ हम ऐसा कंपेयर करें कि आपने अगर इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम किया हो, तो आपको इंडियन क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, या फिर जो बाहर के क्लाइंट्स हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहता है? मतलब दोनों अभी में से से प्रोसेस कितना डिफरेंट है, और क्या मेजर डिफरेंस है उस अप्रोच में? ये अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट मैंने अभी तक इंडियन इंडियन से कभी मैंने कभी काम किया नहीं है, क्योंकि स्टैचूज जो मेरा जो नीश मार्केट है, जो मेरा जो स्टैचूज के लिए काम करता हूँ, तो उसका ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में भी उतना ग्रोथ नहीं है। मैं चाहूंगा कि जैसे राज कॉमिक्स है, या जो अपने इंडियन इंडियन कॉमिक्स हम्म, है, जो नागराज योगा कॉमिक्स है, ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बिल्कुल। हैं। अगर इसका हम्म मुझे कोई ऑफर दे, हम्म या अगर खुद भी अगर मैं इनिशियली खुद से मतलब इनिशिएटिव लेकर स्टैचू क्रिएट करूं, तो लोग सपोर्ट करें, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में अपने जो जो लोकल कैरेक्टर्स है, अपने इंडियन जो अपने कैरेक्टर्स है, अपने जिनको फर्दर हुए हैं, जो राज कॉमिक्स के, हम्म, और जो नगराज, जो डोगरा, बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन ध्रुव, सारे काफी इंटरेस्टिंग हम्म कैरेक्टर्स है, काफी सारे अपने पास में है। हम्म। ओके, तो आपने कभी उन्हें अप्रोच किया है, राज कॉमिक्स को? कभी आपने अप्रोच किया है संजय गुप्ता जी को, या किसी और टीम मेंबर को?
मैंने कभी राज कॉमिक्स को अप्रोच नहीं किया, मुझे कभी आइडिया नहीं आया, बट आई थिंक अच्छा, इस बातचीत के बाद हो सकता है मैं अप्रोच करूं शायद, और अगर बिल्कुल। कुछ और अच्छा निकलता है तो। होपफुली अगर संजय गुप्ता जी ये एपिसोड देखेंगे अगर, या कोई और टीम मेंबर राज हाँ कॉमिक्स में से एपिसोड देखेगा, तो आपके पास खुद ही कॉल आ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट करना मतलब चाहिए यहाँ आपको, इंडियन। उनसे भी आपको अप्रोच करना चाहिए। और काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री में ही ओरिजिनेट हुए हैं, और जो लोग हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, उनके बहुत मतलब फैन बेस काफ़ी बड़ा है। और हाँ उनके भी अगर इस तरह के बिल्कुल। कलेक्टिबल्स अवेलेबल होंगे मार्केट में अच्छी क्वालिटी में, तो लोग ज़रूर लेना चाहेंगे उन्हें। हम्म, बिल्कुल। हम्म। उसके मल्टीपल फैक्टर है, जैसे कि एक तो इंडियन मार्केट है। हम्म। आपको मेरा ऑडियो आ रहा है ना सही से? हाँ, हाँ। हाँ, मेरा जो 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 इंडियन जो मार्केट है वो ज्यादा ना एक्चुअली अमाउंट को लेकर, प्राइसिंग फैक्टर को लेकर काफी मतलब ऐसा रहता है कि प्राइस कम जो रहने का, हम्म। क्वालिटी भी है तो भी उनको पता है कि प्राइस थोड़ा सा कम रहे तो वो ज्यादा बेटर है। हम्म। तो यहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग फैक्टर है, क्योंकि अब्रॉड की मार्केट में वो फैक्टर नहीं है। वो लोग क्वालिटी पे ज्यादा हम्म। फोकस करते हैं, मतलब लाइक रेदर देन प्राइस, कि कितना इसका अमाउंट है, बिल्कुल। क्योंकि उनके पास उतना स्पेंडिंग है, उनके पास उतना। तो ये भी वेरी हम्म। करता है, एक मेंटलिटी पे भी ये चीज रहता है, क्योंकि इंडिया में जैसे लोग ज्यादा रियल एस्टेट गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टैच्यू इज समथिंग की वो ऐसा नहीं देखते। हम्म। बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, जो गीक्स है, जो नर्ड्स हैं, जो एक्चुअली हम्म। इन हम्म। सब के बारे में पढ़ते हैं, वही कलेक्ट कर रहे हैं, और उनके पास भी बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते स्पेंड करने के लिए। पर इंडिया में बिल्कुल। कुछ है, एक स्मॉल, ये लोग हैं काफी स्मॉल, स्मॉल ग्रुप है कुछ लोगों का इंडिया में जो कि परचेज करते हैं स्टैचूज। उनसे भी मेरी बातचीत हम्म। हुई है, और इन द एंड उनका वही वो बताते हैं कि एक्सपेंसिव है। वो मतलब वो लोग कलेक्ट करते हम्म। हैं, बट उनको भी पूरा ऐसा उनका पसीना आ जाता है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव स्टैचूज होते हैं। तो वो काफी लिमिटेड हम्म। स्पेंड करते हैं स्टैचूज पे, जो बहुत ज्यादा पसंद आता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है उनको, वो उसी पे स्पेंड करते हैं और उसमें पास रखते हैं स्टैचू को। वैसा रहता है। ओके। और तो आपकी इस बातचीत के बाद हो सकता है कि आज कॉमिक्स वगैरह से कुछ 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 बन पाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आशा करेंगे कि ज़रूर से आपके साथ कोई ना कोई कनेक्ट करे और आगे काम बढ़े। हम्म, ओके। और अगर हम देखें कि जो इंडस्ट्री है 3D कैरेक्टर आर्ट या 3D स्कल्पटिंग की, इसे आप अगले हम्म, 5 से 10 सालों में किस किस दिशा में जाते हुए देखते हैं, या व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, या कितना स्कोप बढ़ेगा, या क्या चेंजेस आएंगे? मतलब एक ऐसा है कि मेरा खुद का इस पे तो मेरा ओपिनियन हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि सबका ओपिनियन हो, बट ये हम्म। एक्चुअली बहुत ज्यादा बदल रही है इंडस्ट्री, स्पेशली कि वर्क वाइज, वर्क एथिक्स, और कि जो आउटपुट है, जो जो एक डिटेलिंग लेवल है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। हम्म। मैं जब स्टडी करता था, तब का जो डिटेलिंग लेवल था करेक्टर पे, और अब का जो डिटेलिंग लेवल है, तो हम्म। चाहे वो वीडियो गेम्स की मार्केट में हो या फिर वो स्टेबिलिटी में हो। हम्म। इवन स्टैचूज भी पहले जब बनते थे तो वो लोग लोग ट्रेडिशनल कट करते थे, उसके स्टैचूज बनते थे। और फिर हम्म। जब हम्म। डिजिटल कटिंग का जब ट्रेंड आया, तो डिजिटल आर्टिस्ट की काफी भीड़ बढ़ गई इसमें। मतलब इनिशियली नहीं थी, पर अब काफी ज्यादा हम्म। भीड़ है। और अब भी वही टिक रहा है जिसका एक्चुअली अच्छा काम है। भीड़ है, पर उसमें से वही ऊपर निकल रहे हैं जिनका एक्चुअली अच्छा काम है, या बिल्कुल। जिनकी मार्केट में डिमांड है कि ये हम्म। आइकॉनिक आर्टिस्ट है, वो इस तरह के आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाता है। हम्म। तो लाइक गुरजीत सिंह है या फिर आंद्रे यामागुची, ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ, वो कुछ इंडिया के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। तो जैसे इंडिया में अगर एक्चुअली गुरजीत सिंह की बात की जाए तो गुरजीत सिंह है, और इन जो स्टैचूज में काम करते हैं मैं उनका ही नाम लूंगा, या फिर आंद्रे हम्म। यामागुची है जो बाहर का है, फिर डैनियल हम्म। बेल है, राफेल ग्रासिटी है, और अ, ये सब आर्टिस्ट हैं जो कि
पूरा मतलब डिफरेंट लिखते हैं, वो अपना काम कम डालते हैं, पर जब डालते हैं तो वो बहुत अच्छा डालते हैं। इंडिया का एक और आर्टिस्ट है रोमेश चोपड़ा, उनसे मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ, उनके काम से मैं, उनका काम काफी डिटेलिंग में जाता है, काफी डिटेलिंग में जाता है, और वो काफी ज्यादा चार्ज भी करते हैं उस काम को लेकर, और वो उतना टाइम भी लगाते हैं, लाइक 6-6 महीने वो एक हाँ। स्कल्प्ट पे काम करते हैं, 6 से 8 महीने, तो वो डिटेल लेवल उनका दिखता है काम के ऊपर, लाइक लिटरली उसको कोई मैच नहीं करता जल्दी से, वो उस डिटेल पे करते हैं काम के ऊपर, तो लोग भी क्रेजी हो जाते हैं उनका काम देखकर। तो काफी अच्छा सा पूरा डीपली पूरा डिटेल्ड वर्क होता है उनका, इवन अगर सिंपल स्टैंडिंग में भी अगर कैरेक्टर है तो उसमें भी वो काफी डिटेल में काम करते हैं, पूरा ऑथेंटिक वर्क होता है उनका। तो मार्केट काफी एक्चुअली बदल रहा है, और उसके अंदर आपको अडेप्ट भी करना पड़ेगा, प्लस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया साथ में, तो अब ये भी इनकॉर्पोरेट बिल्कुल। करना पड़ेगा, और ये ओवरटेक तो नहीं करेगा, ये मतलब ओवरटेक तो नहीं करेगा, इसको हमको लेकर निकलना पड़ेगा आगे साथ में, इसको इग्नोर नहीं कर सकते पूरा। नहीं, लेकिन अभी 3D स्कल्पटिंग में क्या एआई का यूज हो रहा है काफी, मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं, या आपने इस तरह का यूसेज देखा है जिससे कि टाइम सेव हो, या फिर मतलब कंप्लीटली प्रोसेस क्या बदल गया है या बदल जाएगा, आपको ऐसा लगता है? इसका डिफरेंट है एक्चुअली हर जगह पे, कुछ स्टूडियो या कुछ गेमिंग स्टूडियो में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट को निकाला भी गया है, तो मतलब आर्टिस्ट की जो कम कर दी गई है, सिर्फ एआई का यूज करके एक कॉन्सेप्ट बना लिया और फिर तो एक आर्टिस्ट को रखकर उसको रिफाइन करवा दिया, सपोज वो गेमिंग पर स्टैचूज में भी आएगा, पर लोग स्टूडियोज जो है या जो कस्टम है या जो लाइसेंस स्टूडियोज है वो खुद से ही कंट्रोल कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफेरेंस कम हो, मैनुअल जो वर्क है, जो एक आर्टिस्टिक टच होता है किसी वर्क पे, वो लाइक देता है, तो मतलब इंटेलिजेंस वो लाइक दे पाता, जो एक है ना, जो एक इंसान का थॉट है, उसका जो इमेजिनेशन है, वो काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है किसी स्टैच्यू पे। ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आफ्टर ऑल कि हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल। तो उसी से ही एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ही कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। आप अगर किसी ऐसे चीज को बीच में लाओगे जिसका कुछ रोल नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा, वो बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, ऐसा लगता है। यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बेसिक रेफरेंस, मतलब सपोज कोई पोज में कैरेक्टर को देखना है मुझे, तो मैं इनिशियली एआई का यूज करके मैं रफली देख सकता हूँ कि ऐसा दिखेगा, बट मैं पूरा उस पर रिलाई नहीं हो सकता, वो चीज है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको अपने प्रोसेस में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, ताकि ले सकते जहां हैं। पर ताकि आप एक्चुअल जो जहां काम आपको करना है और जिसमें टाइम देना है उसमें आप ज्यादा टाइम दे पाए। तो जो ये रिसर्च का, बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंसिंग का ये वाला जो फेज है, इसमें आई थिंक काफी हेल्पफुल हो सकता है एआई का यूज बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो अभी सीख रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, डिजिटल स्कल्पटिंग, कैरेक्टर क्रिएशन, उनके लिए आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे जो वो फॉलो कर सकते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो उनको लर्निंग फेज में हेल्प कर सकते हैं? ओके। एक तो मेन पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर डिजिटल कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है या डिजिटल आर्टिस्ट बनना है, तो जो जनरली जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आर्टिशन है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट रहें, उनका काम देखें, उनसे बात करें, उनको रीच आउट करें, मतलब उसमें खुद को हेजिटेट मतलब लाइक फील ना करें कि मैं अरे ये भी होगा, या अरे बड़ा आर्टिस्ट है मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मतलब इन द सोचें, वो भी क्वेश्चन उनसे अपना कुछ पूछें, वो अच्छे हैं, वो टाइम देते हैं अपना, वो गाइड करते हैं, मैंने खुद में फील किया है, मैं पहले हेजिटेट होता था, मैं आर्टिस्ट लोगों से बात करने में हेजिटेट होता था पहले, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो अब्रॉड के आर्टिस्ट हैं, फिर मैंने जो भी क्वेश्चंस थे मैंने रखना शुरू किए। दूसरा ये कि
आर्टिशियन वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स है, जो इंस्टाग्राम पे जो जो आर्टिस्ट अपना काम डालते हैं उसको विजिट करें, उसको देखें, उससे इंस्पायर, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, कनेक्टिविटी रहती है कि आप अपने आप को लैपटॉप फील नहीं करते। और मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि रोज मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ स्कल्ट जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, तो मसल्स हो या एनाटॉमी हो, सिंपल एक मतलब कोई भी एनाटॉमी का कोई भी पार्ट हो, स्टडी हो, या बेसिक अगर कुछ भी कैरेक्टर पसंद आता है, सपोज अगर आपको स्कूबी डू या कुछ भी एनिमेटेड कैरेक्टर अगर पसंद आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उसको बिना रिजिड हुए, बिना ज्यादा उसकी इमेजेस को क्लीन क्लीन स्कल्ट पे फोकस ना करके उसको प्रैक्टिस के जैसा स्टडी करें मसल्स को, कि मुझे इसको क्लीन नहीं करना, मुझे स्टडी करना है, मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, कि जैसे रियल क्ले में जो आर्टिस्ट होता है वो पूरा काम करके एंड पे वैसा ही मैसी होकर ही काम करना पड़ेगा, तो एक टाइम के बाद में ब्यूटीफुल बन सकता है, ये पॉसिबल है। इसको लेकर अगर स्टार्टिंग में क्ले को ऐसा बहुत ही क्लीन मतलब रख के स्कल्ट करेंगे तो काम फिर तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। ओके और थोड़ा सा अगर हम ये 3 पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं बट ये मेजर पॉइंट्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अगर टूल्स के बारे में थोड़ा और बात कर पाए, जैसे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर वर्क करता है, तो आप अभी किस तरह का, जैसे सॉफ्टवेयर तो आपने बताया आप माया और ज़ीब्रश यूज करते हैं, बट हार्डवेयर में आप किस तरह का आपका कंप्यूटर सिस्टम है और क्या और उसके साथ में टूल्स यूज करते हैं स्कल्पटिंग के लिए? पेंटर है तो मुझे 8 साल यूज करते को मेरा ही वाला पेंटर है, तो ये बेसिक है। ओके, जो उसका फ्लो है वो काफी अच्छा है, और जो बेसिक कंप्यूटर होता है, अगर लैपटॉप मतलब आपके पास मतलब ठीक ठाक बजट है तो एक अच्छा मतलब रैम, अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो रैम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो रैम काफी बढ़ा ले कंप्यूटर में अपने, और एक सिंगल मतलब सिंगल मॉनिटर और सीयू का मिला के लगभग आज कंप्यूटर भी अगर बनता है तो लगभग मतलब 80,000 या लाख रुपए तक का बन जाएगा, तक का बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है आई गेस, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। मैं सबका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हूँ लाइक प्राइस रेंज को लेकर, बट एक पेन टैब और मॉनिटर और कंप्यूटर मिला के तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का स्पेंडिंग हो जाएगा, या 90,000 के आसपास। और मतलब इसका मेन फोकस रैम पे रखें, बिकॉज जो डिजिटल स्कल्पटिंग वो रैम यूज करती है, तो उसमें काफी स्मूथ रहेगा काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ऑलराइट। तो आई होप हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिली हैं, और 3D स्कल्पटिंग और डिजिटल स्कल्पटिंग या कैरेक्टर क्रिएशन के बारे में उन्हें और जानकारी मिली, और लोग इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड हों और इंस्पायर्ड हों, मोटिवेटेड रहें। तो अक्षय, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और इतना सब कुछ आपने शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और होपफुली जल्दी हम दोबारा इस तरह से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।